गौहर जान ये नाम है उस महिला का जिसे भारतीय संगीत का नक्शा बदलने के लिए जाना जाता है। पेशे से एक तवायफ लेकिन कमाल की गायिका, जिन पर राजा महाराजा सोना चांदी लुटाते थे। उनके बारे में मशहूर था कि सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही वो किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थी। शाम को सज संवर कर 6 शानदार अरबी घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर जब गौहर जान कलकत्ता की सड़कों पर निकलती तो उनकी रंगत और शान और शौकत देखते ही बनती। मलका तरन्नुम भी थी, कोयल जैसा गला भी था और ऐसा गाती थी कि इंसान मदहोश हो जाता। इनकी गायकी की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में जब सोना 20 रुपए तोला बिकता था, ये एक गाना गाने की फीस 3000 रुपए लेती थी। उस दौर में ये इतनी बड़ी रकम थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें फीस कम करने की चेतावनी तक दे डाली, फिर भी ये अपनी शर्तों पर कायम रहीं। इसी गौहर जान से महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक मदद मांगी थी और उन्होंने बापू की बात मानी भी। नमस्कार, आभार और प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहाइंड कैमरा विद आरजे आनंद और आज की कहानी एक ऐसी फनकार तवायफ की जिसका नाम बड़ी अदब और इज्जत से लिया जाता था। आखिर इतनी शोहरत, दौलत और रुतबा उन्हें कैसे हासिल हुआ, अब उसकी भी कहानी जानते हैं। गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में आजमगढ़ में हुआ। इनके पिता विलियम रॉबर्ट आर्मेनियन मूल के थे जो एक बर्फ की फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि मां इंडियन थी और शादी के बाद अपना नाम बदलकर विक्टोरिया हेमिंग रख लिया था। गौहर जान के बचपन का नाम एलिन एंजेलिना रखा गया था। महज 6 साल की एलिन के सामने माँ बाप के झगड़े बढ़े और दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद माँ विक्टोरिया ने मुस्लिम खुर्शीद से शादी कर इस्लाम कबूल कर लिया। विक्टोरिया शादी के बाद 1883 में कोलकाता आ गई, जहां उन्हें बड़ी मलका जान नाम से पहचान मिली। वहीं बेटी एलिन का नाम गौहर जान हो गया। मलका जान और उनकी बेटी गौहर ने गायकी और शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ली। पटियाला के काले खां, अली बख्श, रामपुर के उस्ताद वजीर खान, कोलकाता के प्यारे साहिब और लखनऊ के ग्रेट महाराज बिंदादिन इनके गुरु रहे। 3 साल में ही मलका जान ने 24 चितपुर रोड रविंद्र सरणी में 40,000 रुपए में एक बिल्डिंग खरीद ली, जहां वो अपनी महफिल सजाया करती थी। ये कम ही लोगों को मालूम होगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पर पहुंची गौहर जान का 13 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था। लेखक विक्रम संपत ने गौहर जान पर लिखी किताब माय नेम इज गौहर जान में इसका जिक्र किया है। इस घटना ने गौहर जान को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। संगीत ही वो मरहम था जिसने उन्हें इस दर्द से उबरने में मदद की और उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वो देश दुनिया में अपनी पहचान बना बैठी। 14 साल की उम्र में गौहर जान का रंग प्रवेशम यानी पहली परफॉर्मेंस हुई। गाने के साथ डांस करते हुए गौहर जान कलकत्ता की पहली डांसिंग गर्ल बनी। अपनी परफॉर्मेंस से दरभंगा के महाराजा को इम्प्रेस कर ये उनकी सभा की गायिका बन गई। ये ख्याल ध्रुपद और ठुमरी में ऐसी माहिर थी कि इन्हें उस जमाने की सबसे महान ख्याल सिंगर कहा जाने लगा था। महफिल में इनके गाने सुनने वाले राजा महाराजा कीमती जेवर नजराने में दे दिया करते थे। ये इतनी स्वाभिमानी थी कि उस जमाने में कभी इन्होंने 1000 से कम नजराना नहीं लिया।
नतीजन ये अपने जमाने की सबसे मशहूर और रईस गायिका बन गई। गौहर जान का रुतबा ऐसा था कि वो सिर्फ राजाओं की महफिल में गाया करती थी, जहां राजघराने के लोग ही शामिल हुआ करते थे। जनता के लिए उनका गाना सुनना एक सपना था, क्योंकि साधारण लोग न तो राजाओं की महफिल में शामिल हो सकते थे और न ही उनकी गौहर को 1000 रुपए नजराना देने की हैसियत। ग्रामोफोन कंपनी उस समय भारत में बिजनेस बढ़ाना चाहती थी। कंपनी ने पाया कि गौहर जान के गाने सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं थे। इसे कंपनी ने अवसर में बदला और गौहर जान से गाने रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। गौहर जान ने एक गाने के लिए 3000 रुपए फीस की डिमांड की। ग्रामोफोन कंपनी ने कलकत्ता के एक होटल में 2 कमरों में एक अस्थायी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैयार किया, जहां गौहर जान अपने साथी गायकों के साथ पहुंची। गौहर बेशकीमती सोने के जेवरों से लदी हुई थी। उनकी गहरे रंग की साड़ी के बॉर्डर सोने की असली एम्ब्रॉयडरी से बने थे। लंदन की ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम गेसबर्ग ने उन्हें टेबल पर चढ़कर रिकॉर्डिंग हॉर्न में सिर डालकर जोर से गाने को कहा। उनकी आवाज के जोर से दूसरी ओर बनी सुई घूमती और मास्टर शेलैक डिस्क पर खांचे काटते। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले गौहर जान जोर से चिल्लाई, माय नेम इज गौहर जान। बाद में ये इनकी सिग्नेचर लाइन बन गई। दरअसल नाम चिल्लाने के पीछे कारण ये था कि जर्मनी में प्लेट तैयार करते हुए इंजीनियर नाम सुनकर ही प्लेट में लेबल लगाते थे। कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत को कट शॉर्ट कर 3-4 मिनट का बनाने में गौहर जान का ही हाथ था। जर्मनी में रिकॉर्डिंग की प्लेट तैयार की गई, जो 1903 में भारतीय मार्केट में उतरी। गानों की डिमांड बढ़ती गई और बाद में गौहर के गाने लगातार रिकॉर्ड किए जाने लगे। गौहर जान की फीस उस जमाने में इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार ने भी इन्हें फीस कम करने का नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद गौहर हमेशा अपनी शर्तों पर कायम रही। उन्होंने कभी अपनी फीस कम नहीं की। ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर रहे मिस्टर F.W. गेसबर्ग ने हमेशा नोटिस किया कि गौहर बाई रिकॉर्डिंग में कपड़े और सोने के जेवर कभी रिपीट नहीं करती थी। गौहर को लग्जरी गाड़ियों और शाही बग्गियों का भी शौक था। उन्हें हॉर्स रेसिंग का तो ऐसा शौक था कि वो हर साल रेसिंग सीजन में कलकत्ता से बॉम्बे आया करती थी। उनकी महफिल में बैठने का नजराना ही 1000 से 3000 के बीच हुआ करता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो करोड़पति थी। उस जमाने में सिर्फ शाही परिवार ही करोड़पति हुआ करते थे। बड़े बड़े राजघराने गौहर को अपने दरबार में बुलाने को अपनी शान समझते थे। एक बार मध्य प्रदेश के दतिया नरेश ने गौहर जान को बुलावा भेजा। छोटी रियासत जानकर उन्होंने मना कर दिया। दतिया के राजा ने बंगाल के गवर्नर पर दबाव डालकर गौहर को राजी तो करवा लिया, पर गौहर ने शर्त रख दी, जिसके मुताबिक उनके लिए अलग से शाही ट्रेन का इंतजाम किया जाए। दतिया नरेश ये बात मान गए। 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सम्मान देना भी तय किया गया। उस समय देश में लिमिटेड ट्रेनें हुआ करती थीं। दतिया नरेश ने प्राइवेट ट्रेन का इंतजाम कराया। तब गौहर जान प्राइवेट ट्रेन से अपने साथी कलाकारों धोबी, कुक, हकीम को लेकर दतिया पहुंची, जहां महफिल तो सजाई गई थी, लेकिन कई रोज गुजर गए पर गौहर को गाने नहीं दिया गया। तब गौहर को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो दतिया को छोटी रियासत समझ रही थी। उन्होंने दतिया नरेश से माफी मांगी। वो 6 महीने तक वहां रही। जब विदा हुई तो उन्हें दतिया की बेटी कहकर सम्मान दिया गया। अक्सर शाम को सज धज कर घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर कलकत्ता की गलियों में अपनी दौलत की नुमाइश करना गौहर जान का शगल था।
एक रोज उनकी 6 शानदार अरबी घोड़ों वाली बग्गी सड़कों पर दौड़ रही थी, तभी गवर्नर की भी सवारी वहां से निकली। उनकी रंगत और शान और शौकत देखकर अंग्रेज गवर्नर ने उन्हें बंगाल के किसी शाही परिवार का व्यक्ति समझा। उसने अपनी गाड़ी रुकवाई, हैट उतारा और झुककर अभिवादन किया। गौहर की बग्गी फर्राटे मारती निकल गई। जब बाद में उसे मालूम हुआ कि जिसे उसने झुककर सलाम किया वो कोई राजसी शख्सियत नहीं बल्कि एक तवायफ थी, तो वह खासा नाराज हुआ। उसने बग्गी रखने के जुर्म में गौहर पर 1000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। तब ऐसी सवारी सिर्फ शाही लोगों का अधिकार था। जब गांधी जी ने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने फंड इकट्ठा करने के लिए तवायफों से मदद मांगी। फंड की सख्त जरूरत थी तो गांधी जी कोलकाता की सबसे मशहूर तवायफ गौहर जान के पास पहुंचे, जिनके हुनर और अमीरी के चर्चे देश भर में थे। गौहर जान ने फंड इकट्ठा करने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन शर्त ये रखी कि जब वो महफिल में गाएं तो गांधी जी भी वहां मौजूद रहें। गांधी जी मान गए, लेकिन जब महफिल शुरू हुई तो वो पहुंचे ही नहीं। गौहर जान रात भर गांधी जी का इंतजार करती रही, लेकिन हाथ बस मायूसी आई। इस महफिल से गौहर ने पूरे 24,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया। जब अगले दिन गांधी जी ने अपने साथी मौलाना शौकत अली को चंदा लेने भेजा तो गौहर गुस्से से भरी बैठी थी। उन्होंने पैसे मांगे तो गौहर ने महज 12,000 रुपए देते हुए कहा, आपके बापूजी मान की बात तो करते हैं, लेकिन एक मामूली तवायफ से किया गया वादा पूरा नहीं कर सके। वो खुद नहीं आए, इसलिए अब आप आधी रकम के ही हकदार बनते हैं। अगर बात गौहर की निजी जिंदगी की करें तो उन्होंने खुद से 10 साल छोटे तबला वादक पठान से शादी की, जो उनके असिस्टेंट भी हुआ करते थे। उस पठान ने धोखे से गौहर की संपत्ति अपने नाम कर ली। कुछ समय बाद जब गौहर को पता चला कि शादीशुदा होने के बावजूद पति का रिश्ता दूसरी औरतों से है, तो उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जो काफी लंबी चली, जिसमें गौहर के बचे खुचे रुपए भी लग गए। इसी समय गौहर की मां मलका जान गुजर गई। इस समय गुजराती स्टेज एक्टर अमृत वगल नायक इनके करीब आए और इनका सहारा बने। दोनों का रिश्ता करीब 3-4 साल चला, लेकिन अचानक अमृत की मौत ने गौहर को और तोड़ दिया। – 1911 में बगलू नाम के एक शख्स ने कोर्ट में ये दावा किया था कि गौहर जान मलका जान की जायज संतान नहीं है। उसने खुद को मलका जान का असली बेटा होने की बात कहते हुए संपत्ति अपने नाम किए जाने का दावा किया। हालांकि सबूतों की कमी के चलते गौहर ने ये केस जीत लिया। जो रिश्तेदार गौहर को सहारा देकर साथ ले गए, उन्होंने धीरे धीरे उनकी सारी दौलत लूट ली। आखिरी दिनों में गौहर पाई पाई को मोहताज हो गई। रिश्तेदारों से परेशान होकर गौहर जान रामपुर की सभा में सिंगर बन गई। यहाँ भी कुछ दिन रहने के बाद वो बम्बई चली गई। 1928 को गौहर मैसूर के राजा कृष्ण राजा वादियर के कहने पर मैसूर कोर्ट की गायिका बनी। इसी बीच 17 जनवरी 1930 को उनका देहांत हो गया। हमेशा चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली गौहर जान की मौत के वक्त कोई उनकी खबर लेने वाला तक नहीं था। उन्हें कहां और किसने दफन किया, इस बात की भी जानकारी कहीं नहीं है। ऐसे किरदारों के जीवन में ये पल अक्सर आते हैं। गौहर जान खूबसूरत थी, कमाल की फनकार थी, मशहूर थी और दौलतमंद भी, लेकिन उनका अंत सबक देने वाला था। यही की दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ एक दिन यहीं छोड़कर जाना है। गौहर जान के कई और किस्से मशहूर रहे हैं। अगर आप उनकी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम इसका अगला एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।